सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। वक्त के साथ साथ जिंदगी की उम्मीद भी गुजरती जा रही थी और हमारे जिस्म दलदल में नीचे उतरते जा रहे थे। हमने एक दूसरे को पूरी शिद्दत से पकड़ रखा था, लेकिन क्यों? क्या प्यार की ये शिद्दत मौत पर गालिब आ सकती थी? नहीं, ये सिर्फ दिल का बहलावा था। शायद हम ये चाहते थे कि दोनों एक साथ मौत को लब्बैक कहें। मेरे जहन में कालका की शातराना चाल गूंज रही थी। बस एक लम्हे को मैं उसकी जानब से गाफिल हुआ था और वो अपना काम कर गई। लेडी मकलानस की आवाज में उसने फौरी तौर पर मुझे नदीम के घर वापसी का मशवरा दिया और मैं उसकी आवाज पहचान सका। और फिर बाजी जो कुछ देर बेशतर मेरे हक में थी, यकलख्त पलट गई और मैंने महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन आंख बंद करके दलदल में छलांग मार दी। कंबल पोश बुजुर्ग की आवाज ने मुझे सहारा दिया था और मुझे यकीन था कि अब कालका की शैतानी कुव्वतें मेरे खिलाफ मुअस्सर नहीं होंगी। लेकिन शायद ये भी मेरी खुशफहमी थी। कंबल पोश बुजुर्ग ने बारहा मुझे पेशानी को जमीन पर रगड़ रगड़ कर लहूलुहान कर लेने का मशवरा दिया था, मगर मैंने उनकी बात पर अमल नहीं किया था। शायद यही वजह थी कि उनकी आवाज ने मेरी चीखों पुकार का जवाब नहीं दिया। मेरा वक्त पूरा हो चुका था और कुछ गिनी चुनी सांसें और रह गई थी और हमारे जिस्म सीनों तक दलदल के अंदर धंस चुके थे। आरफा, मैंने मुज़म्मल लहजे में कहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये वक्त माफी तलाफी का नहीं है, दुआ का है। वो सहमी सहमी आवाज में बोली, खुदा से दुआ कीजिए शहबाज कि वह हमारी मुश्किल आसान कर दे। अब दुआ के बगैर ही हमारी मुश्किल कुछ देर में आसान हो जाएगी। मैंने मायूसी का इजहार किया। उसकी जात से मायूस होना गुनाह है और मैंने शायद तुम्हें अपना कर अच्छा नहीं किया। और मैं होंठ चबाते हुए बोला, तुम इसे मेरी खुदगर्जी भी कह सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ आरफा, मुझे मालूम था कि जिस दिन भी सिफली कुव्वतों को तुम्हारी जिंदगी की इत्तला मिल गई, वो हमारे गिर्द अपना हिलका तंग कर देंगी और उसी गरज से मैंने तुम्हें नदीम के घर आने की दावत दी। और मेरा ख्याल था कि नापाक ताकतें नदीम की चार दीवारी के अंदर नहीं पहुंच सकेंगी, लेकिन हम दोनों को हमारी ख्वाबगाह से गवाह किया गया, जिसका मतलब यही था कि वो तिलस्म भी टूट गया जिसने उस घर को हमारे लिए एक महफूज पनाहगाह बना रखा था। अब जिंदगी की उम्मीद फजूल है। आरफा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठों की जुम्बश बता रही थी कि वो खुदा से जिंदगी की खातर गड़गड़ाकर फरियाद कर रही थी और मुझे हंसी आ गई और मैंने अपनी बेबसी और बेचारगी पर कहका लगाने लगा। कभी कालका ने तुझे ना जाने कितने मुहात पर मौत के हाथों से बचाया था और उसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। उसकी शय पाकर मैं मफरूर हो गया। शंकर से लेकर बोशन जोसेफ तक के वाकयात मेरे जहन में घूमने लगे। कालका ने अगर हर वक्त मेरी मदद ना की होती तो बोशन और उसके गुर्गे शायद मेरे दफ्तर ही में मेरा जिस्म गोलियों से छलनी कर चुके होते और उसने अचानक एक हसीन रूप में आकर बसात का रुख मेरे हक में मोड़ दिया था और बोशन को वक्ती तौर पर मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर आरफा को मेरी बीवी की हैसियत में पा लेने के बाद कालका ने अपनी निगाहें बदल ली थीं और उसने यही कहा था कि अगर मैंने कभी उसके अलावा किसी और औरत को दिल में बसाने की कोशिश की तो वह मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसने गलत नहीं कहा था और इस वक्त उसी की शैतानी कुव्वतों ने मुझे बेबसी की मौत मरने पर मजबूर कर दिया था। शहबाज, मेरे जहन में कालका की सपाट आवाज उभरी, मेरी शक्ति महान है। तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हें मौत की इस दलदल से निकाल सकती हूँ, एक शर्त पर। वो क्या? तारीकी में रोशनी की एक किरण नजर आई तो मैंने जल्दी से पूछा, तुम जिंदा रहोगे, मैं तुम्हारी सहायता करती रहूंगी, लेकिन तुम्हें उस सुंदर नारी को जिसे तुमने अपनी बाहों में समेट रखा है मेरे हवाले करना होगा। क्या तुम इस आखिरी वक्त में भी आरफा को मेरी बाहों में नहीं देख सकती? मैंने तड़प कर कहा, कितनी संग दिल हो तुम।
तुम भी कुछ कम खटोर नहीं हो शहबाज खान, कालका जहर में बुझे हुए अंदाज में जवाब दिया। मेरे होते हुए तुमने किसी और को अपना लिया, उस वचन को भूल गए जो तुमने अपनी कालका रानी से किया था। उसमें कुछ गलती तुम्हारी भी है, मैंने तेजी से कहा। मैंने कई बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार मुझे रोक दिया। वो मेरी मजबूरी थी। अब इस कहानी को खत्म हो जाने दो, मैंने मायूस होकर जवाब दिया। अब जिंदगी और मौत के दरमियान महज चंद सांसों का फासला रह गया है, और ये चंद लम्हे मुझे सुकून से गुजार लेने दो। अब भी समय है शहबाज, आरफा को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी की जमानत देती हूँ। तुम आरफा का क्या करोगी? मैं तुम्हारी धर्म पत्नी को कोई कष्ट नहीं दूंगी, केवल उसे उस वक्त तक तुमसे दूर रखूंगी जब तक तुम मुझे उस शक्ति का भेद नहीं बता दोगे जिसने कालका के मुकाबले पर तुम्हारी सहायता की थी। मुझे नहीं मालूम, मैंने फिर झूठ बोला, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि कभी कभी मेरे अंदर एक आवाज आती है जो मुझे सहारा देती है, और वही आवाज मेरे खून की हिद्दत को तेज कर देती है, और फिर मौत का तस्वर मेरे ज़हन से छट जाता है। उस कैफियत में मेरी जुबान से जो कुछ निकलता है वो अवश्य पूरा हो जाता है। तुम कालका की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, तो मुझे मर जाने दो कालका रानी, मैंने तेजी से कहा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर अपने रास्ते अलग कर लो, या फिर अपनी महान शक्ति से ये सवाल करो कि अगर कोई कुव्वत तुम्हारे मुकाबले पर मेरी मदद कर रही है तो फिर उस वक्त मैं और मौत दो जिंदगी की कश्मकश में क्यों मुब्तला हूँ? क्या मैं तुमसे छल गप्ट करने की खातिर जहाँ जानबूझकर मौत को गले लगा रहा हूँ? और मेरी बातों में वजन था। हालात ने मेरी बात की तस्दीक में मदद दी और कालका सोच में पड़ गई। मैंने चौंका नुक्ता पेश किया था और उसे महसूस करके शायद उसे मेरी बातों पर यकीन आ गया, और मेरे लिए अब जिंदगी के लम्हे बड़े मुख्तसर रह गए थे। दलदल से उठने वाली बसांत से मेरा दिमाग फटा जा रहा था, और हम गले तक मौत के चुंगल में पहुंच चुके थे कि कालका के तेज और पुर इसरार निगाहें मेरे दिलो दिमाग का एक्सरे कर रही थी। लेकिन मैं जानता था कि वो संदली अंगूठी या गैबी ताकत का राज नहीं मालूम कर सकेगी। मैं तुम्हें क्षमा करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपने धर्म पत्नी को छोड़ना होगा। मैंने कोई वादा नहीं किया और झल्ला कर बोला, अब तुम्हारे क्षमा करने से क्या होगा? मौत के चुंगल से अब शायद तुम्हारी शक्ति, तुम कालका की महान शक्ति को आजमाना चाहते हो। उसके चेहरे पर खून की तमादत तेज हो गई, और मैंने एक और नाकाबिल यकीन मंजर देखा। कालका ने अपने दोनों हाथ हमारी जानब उठा दिए, और वो हाथ तेजी से आरफा की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर कालका ने मुझे और आरफा को इस तरह पकड़कर दलदल से निकाल कर खुश्क जमीन पर रख दिया जैसे हमारा वजूद उसके लिए किसी तनके से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। अब तुम क्या कहोगे मेरी शक्ति के बारे में? अब कहने को बाकी क्या रह गया है? मैंने उसे खुश करने की खातिर जवाब दिया, मैं तुम्हारा ये उपकार भी हमेशा याद रखूंगा। और आरफा को मेरे रास्ते से हटाने की खातिर तुमने क्या फैसला किया है? कालका ने एक बार फिर मुझे सर्द लहजे में मुखातब किया। उसने आरफा को बड़ी हकारत भरी नजरों से देखा, जो मेरे वजूद से बुरी तरह चिमटी खड़ी थी। क्या तुम मुझे सोचने का मौका नहीं दोगी? ज्यादा चटूर बनने की कोशिश मत करो शहबाज खान, वो फैसला कुन अंदाज में बोली। तुम्हें ये फैसला अभी और इसी वक्त करना होगा, वरना फिर मुझे आज्ञा दो कि मैं उसके सुंदर शरीर को जलाकर भस्म किए देती हूँ। नहीं कालका रानी, मैं चीख उठा, तुम ऐसा नहीं करोगी। बहुत ज्यादा प्रेम है तुम्हें उस सुंदरी से, कालका ने गजबनाक नजरों से घूरते हुए सफाक लहजे में कहा। तुम चाहते तो इसका जीवन बच सकता था, लेकिन अब धरती की कोई शक्ति उसे मेरे कष्ट से नहीं बचा सकेगी। कालका ने अपने हाथ फिजा में बुलंद किए और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे, और मैंने आरफा को और मजबूती से पकड़ लिया। मैं उसे बेबसी की मौत मरते नहीं देख सकता था, और मैंने उसे के साथ मरने का आखिरी फैसला कर लिया। कालका के होंठ मुतहरक थे, और वो आरफा के वजूद को खत्म कर देने की खातिर किसी खतरनाक मंत्र का जाप कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए भी हैरत अंगेज ही था। मैंने सफेद रंग की एक बिल्ली को अचानक अपने और कालका के दरमियान हायल होते देखा, और जिस नमूदार होते ही अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया था, और फिर वो इतनी बुलंद हो गई कि हम और कालका एक दूसरे की नजरों से उज्जल हो गए। खुदा की वो रहम दिल मखलूक हमारे और कालका के दरमियान दीवार बन गई थी।
मेरे अजीज, मेरी कुव्वत समाज से अजना के कबीले से ताल्लुक रखने वाले मेहरबान बुजुर्ग की आवाज टकराई। तुम अपने शरीके हयात को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैंने काली और नापाक कुव्वतों की आंखों की बेनाई वक्ती तौर पर छीन ली है। जब तक तुम अपने दोस्त के महफूज मकान तक नहीं पहुंच जाते, मैं उस गंदी बला को रोके रखूंगी। लेकिन वो जगह भी अब हमारे लिए महफूज नहीं रही। मैंने तेजी से कहा, हमें हमारी ख्वाबगाह से अगवा किया गया। गैब के इशारों को समझने की कोशिश करो, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्या कंबल पोश बुजुर्ग मुझसे खफा है? जल्दी करो मेरे अजीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। और मैंने आरफा का हाथ थामा और अकब की सिमत दौड़ते हुए कहा, आरफा मेरी जिंदगी, भागो, जितनी तेज भाग सकती हो भागो, वरना मौत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। और फिर किसी ने मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा तो मेरी आंख खुल गई। मैं अपनी ख्वाबगाह में अपने बिस्तर पर लेटा था और आरफा मुझे परेशान निगाहों से घूर रही थी। आप शायद कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे। 3 बार ला हौल वला पढ़िए। आरफा ने बड़ी मोहब्बत से मेरे चेहरे से पसीने के कतरों को साफ करते हुए कहा और मैंने उसे गौर से देखा। वो इस वक्त भी शब ख्वाबी के लिबास में थी। चेहरे से पसीना खुश करने के बाद उसने मुझे पानी लाकर दिया और मेरा दिल अब भी धड़क रहा था और मैंने पानी पिया तो कदरे सुकून हुआ। अब आप सोने की कोशिश करें, मैं आपका सर दबाती हूँ। आरफा, मैंने उसे देखते हुए पूछा, मैं ख्वाब की कैफियत में क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, लेकिन आपका जिस्म इस तरह लड़ रहा था जैसे शदीद सर्दी लग रही हो और मैं आपको चादर उड़ाने के इरादे से उठी तो आपने जोर से चिल्लाकर कहा, जितना तेज हो सके भागो, वरना मौत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। और कुछ? मैंने ख्वाब की बातों को याद करते हुए पूछा और मैंने सिर्फ इतना ही सुना था। और वो अपनी उंगलियों से मेरे बालों में कंघी करते हुए बोली, एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप आजकल किसी बात से परेशान हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और मैंने आहिस्ता से जवाब दिया और मेरे ज़हन में सफ़ेद बिल्ली और अजना के कबीले से ताल्लुक रखने वाले मेहरबान के जुमले अभी तक गूंज रहे थे। फिर भी अगर आप मुनासिब समझें तो कुछ दिनों आराम कर लें। आरफा ने बड़े प्यार से मशवरा दिया। कभी कभी काम की ज्यादती भी नींद में खलल अंदाज होती रहती है। तुम परेशान हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने खुद को सुकून पहुंचाने की खातिर आरफा को अपने बाजुओं के हिसार में लेकर आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरा ज़हन बड़ी देर तक उस तवील ख्वाब की भूल भलियों में भटकता रहा। मेरे लिए ज़रूरी था कि फौरी तौर पर बोशन को कोई मौसर जवाब देता और दूसरी शक्ल में मेरी खामोशी उसके हौसलों को और बुलंद कर सकती थी। अपना दिफा करना दानिशमंदी की दलील है, लेकिन कभी कभी ये अमल दुश्मन को और तेजी और शदीद से हमला करने पर उकसा देता है और मुझे बोशन के मुकाबले में अपनी पिसपाई मंजूर नहीं थी। और मैं बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था कि बोशन को कोई ऐसा सबक दूं जो उसे अपनी हदूद फलांगने की जसारत करने से बाज रखे। और अभी मैं इन नशीबो फराद के बारे में गौर कर ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी और मैंने हाथ बढ़ाकर रसूल उठा लिया। क्या ये दुरुस्त है कि बोशन जोसेफ ने तुम्हें खौफजदा करने की खातिर अपनी ताकत का मुजाहरा करने की हमाकत की थी? दूसरी जानब से मारूख की आवाज उभरी तो मेरी पेशानी पर आड़ी तिरछी सलवटें उभर आईं। किसी ने आपको गलत इतला दी है, मैंने बेरुखी से कहा। बोशन मुझसे कारोबारी बातें करने आया था और उसके जर खरीद गुंडे क्या करने आए थे? वो डाका मारने की गरज से आए थे, लेकिन अब पुलिस की तहवील में है। क्या ये भी गलत है कि डीएसपी सराज ने 2 महीने की छुट्टी ले ली? उस सिलसिले में आप बराह रात सराज से भी राब्ता कायम कर सकती हैं। बहुत ज्यादा खफा मालूम होते हो, मारूख ने बेबाकी से कहा। क्या अब तुम्हें यह भी मंजूर नहीं कि अपनी मारूख को खिदमत का कोई मौका दो? और मेरा ख्याल है कि मेरे मुकाबले में सराज को आपकी खिदमत की ज्यादा जरूरत है। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है। फोन पर सर्द आह भरने की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दी और मैं तलमला उठा। क्यों? क्या मेरे अंदर सुरखाब के पर लगे हुए हैं? हाँ, वो मैंने खेद अंदाज में बोली। और मैंने उन परों को बहुत संभाल रखा है। मेरी सेहत पर इस किस्म की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। और मेरे दिल से पूछो, उसने बाजारी अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारी सेहत ही तो है जिसने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। मिस्टर सुलेमान शाह, मैंने कदरे दुख्त लहजा इख्तियार किया, क्या आपकी हमाकतों की बातों से परहेज नहीं कर सकती?
अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ डार्लिंग, उसने मेरी बात का कोई असर लिए बगैर कहा। अब फौरी तौर पर वापसी मुश्किल है, गोए अब मुझे बराह रास्त सुलेमान शाह से मिलना पड़ेगा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। ये कोशिश भी करके देख लो, वो बेपरवाही से बोली। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो माय डियर कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं और सुलेमान शाह एक दूसरे की निजी जिंदगी के बारे में कोई मुदाखलत नहीं करते। तुम हमारे तल्लुकात को कारोबारी भी कह सकते हो, जो वक्ते ज़रूरत एक दूसरे के काम आते हैं। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि सुलेमान शाह की ज्यादतियों के खिलाफ कई खूबसूरत और हसीन लड़कियों ने मुझसे भी शिकायत की थी। जानते हो मैंने क्या जवाब दिया? और मैंने उन्हें यह कहकर अपने मुलाजमों से कोठी के बाहर निकलवा दिया कि मुझे सुलेमान शाह के किरदार पर एतमाद है। मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन हमारे दरमियान शादी से पहले ये मुआहदा हो गया था कि हम एक दूसरे की जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और जिस दिन ये मुआहदा टूट गया हम दोनों ही बहुत खसारे में रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम सुलेमान शाह से मिलना चाहते हो तो जरूर मिलो, मुझे कोई एतराज ना होगा। आप आखिर मुझसे चाहती क्या हैं? तुम अब इतने मासूम भी नहीं हो कि एक मामूली सी बात भी ना समझ सको। क्या सिर्फ यही कहने के लिए फोन किया था? काश इस वक्त तुम मेरे सामने होते और मैं ये देख सकती कि तुम कितने गुस्से में, कितने हसीन लगते हो। मोहतरमा, मैंने तंग आकर कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप मुझे माफ कर दें और मेरा पीछा छोड़ दें? मुमकिन है माय डियर, लेकिन उनके लिए वक्त लगेगा। मारूख ने फिर बेहयाई का सबूत पेश किया। दुआ करो कि मेरा दिल जल्दी से तुमसे भर जाए, उसके बाद हम सिर्फ दोस्त रहेंगे और तुम्हारी जगह कोई और खुश नसीब ले लेगा। वो अभी मुझे दोबारा अगवा कराने के इम्कानात बाकी हैं। नहीं, अब उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, उसने बड़ी दीदा दिलेरी से जवाब दिया। वक्त और तजर्बों ने मुझे खासा मुशाक बना दिया है और मैं कोई ऐसा कमजोर जाल शिकार पर नहीं फेंकती जिसे वो तोड़कर निकल जाए। क्या मतलब? मैं चौंका। अब मुझे तुम्हें अगवा कराने की जरूरत नहीं रही। मैं जब भी इशारा करूंगी तुम खामोशी से मेरे पास दौड़ते चले आओगे। वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तुम जिसकी मिसाल दे रहे हो उसे मरे हुए हजारों साल बीत चुके हैं। अब जमाना बहुत तरक्की कर गया है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी तरक्की पर जिसमें शर्मो हया का फुकदान हो। मैंने नफरत का इजहार किया। अपने अपने सोचने का अंदाज है, उसने बेपरवाही से कहा और फिर संजीदगी से बोली, इन बातों को फिर किसी वक्त के लिए उठा छोड़ो। फिलहाल ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तुम चाहो भूषण तुम्हारे कदमों पर झुककर मुआफी मांगने को भी तैयार हो सकता है। क्या वो भी तुम्हारे बिछाए हुए किसी जाल में फंस चुका है? मैंने तलख अंदाजी में पूछा। हीरे की कदर सिर्फ जोहरी जानता है जाने मन। उसकी सांस उभरने की आवाज दोबारा फोन पर सुनाई दी। भूषण मेरे लिए हीरा तो क्या पत्थर भी नहीं है। हीरा कभी कभी मौत का सबब भी बन जाता है, मैंने चुस्ते हुए लहजे में कहा। मैं तो पहले ही तुम्हारे ऊपर मर चुकी हूँ, इसलिए मुझे मौत का कोई गम नहीं होगा। नॉनसेंस, मैंने तलमलाकर कहा और फिर रसूल केरल पर रखने की बजाय मेज पर रख दिया ताकि मारूख दोबारा फोन करके मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे। मारूख से राब्ता मुंतके करने के बाद मैं एक बार फिर भूषण के बारे में संजीदगी से सोचने लगा और दूसरे दिन मैंने सिराज की गुफ्तगू दफ्तर में सिराज से गुफ्तगू के दौरान यही अंदाजा लगाया कि वह छुट्टी लेने के बाद हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है और अंदर ही अंदर वह उन लोगों के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर रहा होगा जिनके सबब उसे सुबकी उठानी पड़ी थी। मिस्टर सिराज, मैंने उसे खरीदने की खातिर पूछा, 2 माह की छुट्टियां गुजारने के बाद आपका क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। अभी मेरे पास खासा वक्त है, उसने बड़े मुहतात अंदाज में जवाब दिया। हो सकता है कि ड्यूटी ज्वाइन कर लूं और यह भी मुमकिन है कि छुट्टियां बढ़वा लूं या फिर मुलाजमत ही से सुबकदोश हो जाऊं। वह आप भूषण के सामने मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे यह जाहिर हो कि मैं भूषण से खौफजदा हूं। वो तेजी से बोला, मसरत के अपने कुछ तकादे भी होते हैं जिन्हें पूरा किए बगैर कामयाबी के इम्कान ज्यादा नहीं रह जाते। आजकल आपका क्या शुगल है? मैंने पहलू बदल कर पूछा। चैन से बसर हो रही है, वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। आप सुनाए, कारोबार का क्या हाल है? ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन मैंने मायूसी का लफ्ज अपनी लुगत से खारिज कर दिया है। जवाब में मैंने भी बड़ी ठोस लहजा अख्तियार किया और एक फौरी ख्याल के तहत मैंने दबी जुबान में कहा, मिस्टर सिराज, क्या आप इज्तिमाई कुव्वत पर यकीन रखते हैं?
जमहूरियत इसी का नाम है। क्या ख्याल है अगर हम मिलकर दुश्मन के खिलाफ सीना सुपर हो जाएं? और मैंने खुले अल्फाज में उसे अपनी अंदिया जाहिर कर दिया। मैं उसे अपनी खुशकिस्मती तस्वर करूंगा, लेकिन एक बात कबल अज वक्त अर्ज कर दूं। उसने संभल कर जवाब दिया, जब तक मैं मुलाजमत में हूँ कानून का एहतराम और उसके तकाजे पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं समझा नहीं, हमें किसी भी गैर कानूनी इक़दाम से परहेज करना होगा। भूषण की रिहाई के सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, क्या तमाम वाज़ेह सबूत के बावजूद आप उसकी रिहाई को कानूनी कह सकते हैं? क्या हमारा कानून महज एक तगड़ी सिफारिश के आगे दम नहीं तोड़ गया था? और खुद आपके साथ क्या हुआ? अगर आप छुट्टी ना लेते तो आपको कानून की वर्दी में होने के बावजूद एक मुजरिम से मुआफ़ी तलब करनी पड़ती। नहीं मिस्टर सिराज, ये कानून नहीं है और ये सरासर हट दर्मी है। जो लोग कमजोर और बेबस होते हैं सिर्फ वो कानून की गिरफ्त में आकर दम तोड़ देते हैं, और उसके बरअक्स असर सूख रखने वाले शातिर और दहशतगर्द खुले आम दंदनाते फिरते हैं। मैं आपकी बात की नफी नहीं करूंगा, लेकिन हमें अपने कानून की बालादस्ती की खातर अपनी राहें तब्दील करना होगी। मैंने तेजी से कहा, चीचक का एक खतरनाक मरीज अगर सैकड़ों सेहतमंद इंसानों की जान का खतरा बनने लगता है तो डॉक्टर उसे जिंदा रखने की जद्दोजहद करने की बजाय मौत की नींद सुलाकर मनोमट्टी के नीचे दबा देते हैं। इसलिए अगर वो जिंदा छोड़ दिया जाए तो उसके जरासीम सैकड़ों इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं, और यही तरीका इलाज अब हमें कानून को मुस्तहकम बनाने की खातर इख्तियार करना पड़ेगा। क्या वो आदादो शुमार पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं जिसमें बेशुमार ऐसे अफराद को पुलिस मुकाबले में ठिकाने लगा दिया गया जो अगर पकड़े जाते तो अदम सबूत की वजह से उन पर कोई फर्दे जुर्म आयद नहीं की जा सकती थी। भूषण के सिलसिले में आपका क्या प्रोग्राम है? सिराज ने दबी जुबान में पूछा, और मेरा ख्याल है कि हम उसके गिर्द अपना घेरा इतना तंग कर देंगे कि उसे सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। उसके लिए क्या हमें बराह रास्त गैर कानूनी तौर पर भूषण से टकराना होगा? और मैंने सिराज के मुंह से एक बार फिर कानून का नाम सुना तो एक लम्हे को खामोश हो गया। मैं शायद ये गलत राह पर कदम उठा रहा था। सिराज एक दयानतदार और कानून पसंद पुलिस अफसर था, उससे राजदारी की तवक्का नहीं की जा सकती। चुनाचा मैंने बड़ी खूबसूरती से रुख बदलते हुए कहा, कानून और गैर कानूनी बातों का फैसला तो आपको करना होगा। मैं तो सिर्फ आपके एक मददगार की हैसियत से आपका हाथ बटाऊंगा, और पेशे मंजर में आप और आपकी स्कीम होगी, और पस मंजर में मेरी खिदमात हर वक्त आपको हासिल होंगी। सिराज ने मुझे गौर से देखा। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो इस बात को ताड़ गया था कि मैंने अचानक पटरी बदलने की कोशिश की है, और वो एक कोहना मुश्क और तजर्बाकार अफसर था, और मुझे इस बात का यकीन भी था कि वो छुट्टी के दौरान भी भविष्य के सिलसिले में खामोश नहीं बैठा होगा और किसी सबब मिरियन की तरह अंदर ही अंदर दुश्मन की घात में लगा होगा, और ऐसी सूरत में उसे साथ मिलाकर कोई गैर कानूनी इक़दाम करना दानिशमंदी के खिलाफ ही था। मिस्टर शहबाज, वो थोड़े तवक्कुफ से बोला, आप बिजाते खुद भी एक जिम्मेदार पुलिस अफसर रह चुके हैं, और मैं आपको इस बात का मशवरा नहीं दूंगा कि आप जाती तौर पर भूषण के मामले में उलझने की कोशिश करें। भूषण अपने दहशत गर्दों के साथ मेरे दफ्तर, शायद मुझे किसी बाल रूम डिनर की दावत देने की गरज से आया था। मैंने खुश्क लहजा अख्तियार किया, और मेरे मकान को आग लगाकर उसके ज़र खरीद कुत्तों ने गालबन मुझे गैर सगाली का पैगाम देने की कोशिश की थी। अब उस वक्त जज्बाती हो रहे हैं, सिराज ने उठते हुए कहा, और फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं एक बार फिर आपको सब्र व तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दूंगा। जवाब में मैंने खामोशी से उठकर सिराज से रुखती मुसाफा किया और फिर अंदर आ गया। साहली इलाके पर फैली हुई मच्छरों की बस्ती खासी गुंजान थी। झोंपड़ियों और कच्चे पक्के मकानों के दरमियान फैली हुई तंग और पुरपीच गलियां जुराइम की परवरिश के लिए बड़ी साजगार थीं। साहल पर दूर दूर तक कश्तियां लंगर अंदाज नजर आ रही थीं। मकानों में चिराग, लालटेन या गैस की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन बस्ती के करीब वाक़या होटल में जनरेटर होने की वजह से अच्छी खासी रोशनी मौजूद थी। यहाँ ज्यादातर मेज़ें सरे शाम ही भरने लगती थीं, और टूटी फूटी और मैली कुचली मेज़ों पर बस्ती के मछीरे बैठकर कच्ची शराब से लुत्फ अंदोज होते। शराब के अलावा यहाँ देगर मशरूब और दूसरी नशा आवर अशिया भी फरोख्त होती थीं,
और नशे में बहकर अक्सर लोग जब आपे से बाहर होने लगते तो होटल के तनुमंद मुलाजमीन उसे डंडा डोली करके ठंडी रेत पर फेंक आते। होटल के मालिक का नाम बशीरा माछी था, लेकिन लोग उसे बशीरा के नाम से याद करते थे और वो इस तरह उससे डरते थे जैसे शैतान लाहौल वाला से। और वो एक गठे हुए जिस्म और पिस्ता कद का मालिक था। रंगत स्याह थी, लेकिन उसके चेहरे पर नजर आने वाली आंखें दहकते हुए अंगारों ही की तरह रोशन नजर आती थीं और सीधे बाजू पर उसने एक मगरमच्छ की तस्वीर खुदवा रखी थी। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें हर चंद के चेहरे की शिनाख्त के एतबार से मेल नहीं खाती थी, लेकिन उसकी शख्सियत को रूपदार बनाने में बहरहाल काफी थी। और बज़ाहिर वो बड़ा मिलनसार और हंसमुख नजर आता, लेकिन अंदर से किसी जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक था। होटल के नज़्म व नसक को निभाने की खातर उसने 7-8 खतरनाक गुंडे पाल रखे थे, जो किसी भी सूरत हाल से निपटने की खातर हर वक्त तैयार रहते। इस वक्त भी होटल की बेशतर मेजें भरी हुई थीं जब मैंने वहां कदम रखा, और मेरा लिबास काउबॉय से बहुत ज्यादा मुशाबत रखता था और होंठों के दरमियान फंसा हुआ सिगार आहिस्ता आहिस्ता धुआं खारिज कर रहा था। चमड़े की जैकेट के नीचे मेरे ऑटोमेटिक बगली होलिस्टर के अंदर मौजूद था और लंबे फल का एक चाकू भी मैंने एहतियातन दाहिनी पेंडली पर बांध रखा था ताकि बेवक्त जरूरत काम आ सके। चेहरे पर मेकअप था, इसलिए मेरे पहचान लिए जाने का इम्कान बहुत कम था। इसके बावजूद मैं वहां के लोगों के लिए अजनबी था, इसलिए होटल में कदम रखते ही मुतअद्दिद में चेहरे मेरी तरफ मतवज्जा हुए, मगर फिर वो अपने हाल में मस्त हो गए। अलबत्ता काउंटर पर बैठा हुआ बशीरा माछी मुझे बड़ी कीना तोड़ नजरों से देख रहा था। उसके अलावा भी 2-4 नजरें मेरे ही चेहरे पर मरकूज थी। शायद वह बशीरा के शिकारी कुत्ते थे जो एक अजनबी को देखकर चौकन्ने हो गए थे। और मैंने छप्पड़ वाले होटल में बैठे हुए खस्ता हाल मगर बदमस्त अफराद पर एक सरसरी नजर डाली और फिर बड़ी बेजगरी से कदम उठाता हुआ काउंटर की सिमत चला गया। बशीरा माछी की निगाहें झपके बगैर मेरा जायजा ले रही थीं और मुझे अर्जन सिंह का पता दरकार है। मैंने काउंटर पर पहुंचकर बड़ी राजदारी से पूछा, कौन हो तुम? बशीरा ने अर्जन का नाम सुनने कर चौंकते हुए सवाल किया। अंदाज बता रहा था कि वो भी राजन ही का कोई आदमी है या फिर वो उससे बहुत ज्यादा खौफजदा था। कुछ कारोबारी बातें करनी है। किस किस्म का कारोबार? वो कदरे तेजी से बोला। ये मछलियों की बस्ती है मिस्टर जहां, सिर्फ मछलियों का कारोबार होता है, इसलिए तो मैं सबसे बड़ा मछली का पता दरियाफ्त कर रहा हूँ। तुम शायद गलत जगह आ गए, उसने बदले हुए तेवर से जवाब दिया। और मैंने जेब से 10 ग्राम सोने की एक टिकिया निकालकर हाथ पर रखी और फिर उसे बशीरा को दिखाते हुए बोला, मुझे राजन से फौरी तौर पर मिलना है। उसने यही कहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में तुमसे राब्ता कायम किया जाए, लेकिन वो अब इस बस्ती में नहीं रहता। मुझे मालूम है, इसलिए तो तुमसे उसके बारे में दरियाफ्त कर रहा हूँ। मैंने खुश्क आवाज में बशीरा को घूरते हुए कहा, मेरे पास वक्त कम है। अगर मैं वापस चला गया तो शायद राजन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें राजन के एक साथी से मिलवा सकता हूँ, शायद वह तुम्हारे किसी काम आ सके। बशीरा ने एक लम्हे तक कुछ सोचने के बाद कहा और फिर अपने एक मुलाजिम को बुलाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे ले जाकर राजन के मैनेजर से मिलवा दे। और मैंने बशीरा को मुस्कुराती निगाहों से देखा और फिर उसके मुलाजिम के साथ हो लिया। मैं मच्छरों की इस बस्ती में बिला मकसद नहीं आया था। मुझे पांडे की जुबानी राजन की मौजूदा रहायशगाह का इल्म हो चुका था, लेकिन मैं मालूम करना चाहता था कि खास तौर पर राजन ही की खिदमत हासिल करने में बोशन की क्या मसलहत थी। क्या फिजाई रास्तों पर चोट खाने के बाद उसने बहरी रास्तों को अपना नाजायज तिजारत के लिए मुंतखब किया था? राजन मच्छरों की बस्ती का बेताज बादशाह कहलाता था, चुनाचा वह बोशन के लिए बहुत कार आमद साबित हो सकता था। राजन तक पहुंचने से बेशतर मैं वो कवायफ जमा करने का ख्वाहिशमंद था जिनकी बदौलत बोशन जैसे करोड़पति ने राजन जैसे फर्द से गठ जोड़ करना जरूरी समझा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने होटल से बाहर आकर बशीरा के मुलाजिम से दरियाफ्त किया, जो दुबला पतला और दराज कद वाक़या हुआ था। सेठ ने मुझे सिर्फ इतना हुक्म दिया है कि तुम्हें राजन सिंह के मैनेजर से मिलवा दूं। वो खुरदरे लहजे में बोला, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? राजन को ये बस्ती छोड़े कितना अरसा हो गया? मेरा मतलब है कि पिछली बार जब मैं आया था तो वो इसी बस्ती में रहता था। मैंने उससे कुरीदने की खातर पूछा। इसका जवाब भी तुमको मैनेजर ही दे सकता है, उसने बदस्तूर नाखुशगवार अंदाज में कहा। हम सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। और मैंने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। बशीरा का वो दरवाज कद मुलाजिम
अपनी ही बातों से मुझे बड़ा पुरइसरार नजर आ रहा था, और अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल तेजी से उभरा कि अगर मुलाजिम राजन के नाम और उसके काम से वाकिफ था तो उसे मेरे साथ तलख अंदाज में गुफ्तगू करने की हिम्मत कभी ना होती। वो शायद राजन ही के गिरोह का कोई फर्द था, और मैंने अपने शुबे की तस्दीक की खातर उसे दोबारा मुखातब किया। क्या राजन अब बशीरा माची को कमीशन देना बंद कर दिया है? फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। हम इस वक्त होटल से खासी दूर एक सुनसान इलाके की तरफ निकल आए, और दराज कद का वो मुलाजिम मुझे मछलियों की बस्ती की सिमत ले जाने की बजाय घाट की तरफ ले जा रहा था। और मेरी छठी हिस्स ने एक बार फिर मेरी रहबरी की। मैनेजर का लफ्ज़ कोई खतरनाक कोड भी हो सकता था जिसे बशीरा माछी ने इस्तेमाल किया था। मुमकिन था कि मैनेजर से मिलवा दे कि इशारे के पासे पर्दा बशीरा ने अपने आदमी को मुझे ठिकाने लगाने के अहकामात जारी किए हों, और तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए मैंने चमड़े की जैकेट की जिप और नीचे कर ली ताकि मुझे अपना ऑटोमेटिक निकालने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब मैं फौरी तौर पर इस पोजीशन में था कि किसी खतरे की सूरत में अपनी जवाबी कार्रवाई कर सकूं, और हम दोनों खामोशी से कदम बढ़ाते रहे। गार्ड करीब आने लगा तो मैंने संजीदगी से कहा, क्या राजन का मैनेजर मकान में रहने के बजाय किसी कश्ती पर क़याम पजीर है? तुम किसके आदमी हो और राजन से किस लिए मिलना चाहते हो? इस बार उसने मैरी खेत अंदाजे में पूछा। बोशन का नाम कभी सुना है तुमने? क्या? वो हैरत से उछल पड़ा। तुम बोशन को कैसे जानते हो? उसी तरह जिस तरह राशन भोजन से वाकफियत रखता है। और मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, और फिर चुभते हुए लहजे में बोला, लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई गर्द नहीं होनी चाहिए। बशीरा ने तुम्हें सिर्फ ये हुक्म दिया है कि मुझे राजन के मैनेजर से मिलवा दो। हाँ, वो तेजी से मेरी बात सुनकर पलटा, और सेठ ने मुझे यही हुक्म दिया था। क्या मतलब? अब तुम मुझे मैनेजर से मिलवाने की जहमत गवारा नहीं करोगे? और मैंने बिगड़ते हुए उसे जवाब दिया, और फिर निहायत फुर्ती से अपना ऑटोमेटिक निकाल कर उसका रुख दराज कद आदमी की जानब करते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं समुद्र में तैरने वाली कोई मछली नहीं हूँ जिसे तुम लोग आसानी से जाल में फांस लोगे, लेकिन वक्त ज़ाया मत करो। मैंने सफाक लहजे में उसका जुमला काटते हुए कहा, जिंदगी अजूज हो तो अब खुल जाओ, वरना मुझे तुम्हारी मौत पर कोई अफसोस नहीं होगा। क्या चाहते हो? उसने सपाट आवाज में सवाल किया। राजन और भूषण के गिरोह में तुम्हारी क्या हैसियत है? और मैंने भूषण का नाम सिर्फ राजन और बशीरा की जुबानी सुना है, और बराह रास्त मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। क्या तुम आसानी से अपनी जुबान नहीं खोलोगे? और जवाब में उसने इस कदर तेजी से ऑटोमेटिक की परवाह किए बगैर मुझ पर छलांग लगाई कि मैं एक लम्हे को गड़बड़ा गया, और मुझे उसकी तवक्का नहीं थी, लेकिन मैं इतना भी बेपरवाह नहीं था कि उसके काबू में आ जाता। जरा सी झुकाई देकर मैंने उसके चेहरे पर एक भरपूर ठोकर लगाई तो वह कराह उठा। वो जमीन पर गिरने के बावजूद रबड़ की किसी गेंद की तरह उछल कर खड़ा हो गया, लेकिन इसकी बार मैंने कराटे का एक निपा तुला हाथ रसीद किया तो वो दोबारा अपना तवाज़ुन खो बैठा, और दूसरे ही लम्हे में उसकी छाती पर सवार था, और मेरा ऑटोमेटिक उसकी पेशानी पर जम गया। उसके दोनों हाथों ने अपने घुटने के नीचे दबा रखे थे। अब बताओ, भूषण और राजन के दरमियान क्या ताल्लुक है? मेरा लहजा बेहद सर्द और शफाफ था। राजन भूषण के लिए काम करता है, और उसने कुछ तवक्कुफ से खौफज़दा आवाज में जवाब दिया, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन काम की नोयत क्या है? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनकार की सूरत में तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और मेरा लहजा और शफाफ हो गया। इस बात की क्या जमानत है कि तुम बाद में मुझे जिंदा छोड़ दोगे? उसने सौदेबाजी करनी चाहिए। खतरनाक कामों में रिस्क तो बहरहाल लेना पड़ता है, मैंने हकारत से कहा, और फिर ऑटोमेटिक का दबाव बढ़ा दिया। बताता हूँ। वो मौत के तस्वर से ही कांप उठा और तेजी से बोला, राजन भूषण के लिए सोने और हीरोइन की स्मगलिंग करता है। आजकल इस कारोबार की निगरानी किसके जिम्मे है? मैंने दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है कि राजन के शहर मुंतकिल हो जाने के बाद भूषण के नाजायज तजारत की देखभाल कौन करता है? बशीरा माछी, उसने मदम आवाज में जवाब दिया। तुम बशीरा को और राजन का बदस्ते रास्त भी कह सकते हो। तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? मेरे अलावा बस्ती के कुछ और लोग भी आने जाने वाले माल की निगरानी करते हैं, और जिसकी एवज बशीरा हमें माकूल कमीशन देता है। अब ये भी बता दो कि तुम मुझे साहल की जानब क्यों ले जा रहे थे? मैनेजर से मिलवाने से बशीरे का मकसद क्या था? वो मेरे हाथों तुम्हें ठिकाने लगवाना चाहता था। शायद इसीलिए उसे तुम्हारे ऊपर शुबा हो गया था कि वो तुम्हें कस्टमर या पकड़ धकड़ करने वाले की एजेंसी का आदमी समझा था।
क्या भूषण बेजाते खुद भी तुम्हारी बस्ती में कभी नजर आया है? हो सकता है आया भी हो, लेकिन मैंने सिर्फ एक बार राजन और बशीरा को उसके बारे में गुफ्तगू करते सुना था और उसकी सूरत कभी नहीं देखी। क्या उन दोनों को इल्म है कि तुमने इनकी जुबानी भूषण का नाम सुन लिया है? नहीं, राजन अपने बाप के साथ भी रहम करने का आदी नहीं है। और उसने खौफजदा आवाज में जवाब दिया, अगर इसे मेरे सिलसिले में शुबा हो जाता तो अब तक मेरी लाश मछलियां खा चुकी होती। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो क्या बशीरा भी तुम्हें माफ कर देगा? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा तो वो गड़गड़ाने लगा, नहीं, वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। सिर्फ एक ही तरीका मुमकिन है कि तुम किसी तरह मुझे जख्मी कर दो, और अगर मैं बेहोश हो सकूं तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। बाद में मेरा बयान भी यही होगा कि तुम तनहा नहीं थे, बल्कि तुम्हारे कुछ साथी भी साहल पर मौजूद थे जिन्होंने मुझे अचानक घेर लिया। अक्लमंद आदमी मालूम होते हो, मैंने उसे घूरते हुए कहा। एक लम्हे को मेरे ज़हन में यह ख्याल आया था कि उसे मौत के घाट उतार दूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। किसी दूसरे मौका पर वो मेरे काम भी आ सकता था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक था। मैंने ऑटोमेटिक के दस्ते से उसकी पेशानी पर 2-3 ज़रब लगाई और उसका चेहरा एक तरफ को ढल गया और सर से बहने वाला खून उसके चेहरे पर फैलकर उसके वजूद को कुछ और भयानक बना रहा था। और उससे छुटकारा पाकर मैं तेजी से उस जानब कदम उठाने लगा जहां मैंने किराए पर हासिल की जाने वाली गाड़ी खड़ी की थी। रात गए मैं असल हुलिये में घर पहुंचा तो आरफा मेरी मुंतजिर थी और उसने मेरी अदम मौजूदगी में खाना नहीं खाया था। ये उसकी पुरानी आदत थी कि वो रात का खाना मेरे साथ खाती थी, और खाना खाने के दौरान भी मेरा जहन पांडे के हवाले से राजन सिंह और बशीरा माजी के सिलसिले में उलझा रहा। क्या बात है? आरफा ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए दबी जुबान में पूछा। अब कुछ खामोश से नजर आ रहे हो। भूख की शिद्दत। मैंने जल्दी से एक खूबसूरत बहाना तराशा। पेट भर जाने दो, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। नदीम भाई भी कई बार आपके सिलसिले में पूछ चुके हैं। नदीम? मैं किसी ख्याल से चौंका। क्या वो शाम को ही कहीं गया था? जी नहीं, वो घर पर ही थे। फिर मैं अगली सुबह दफ्तर पहुंचा तो अपने कमरे में कदम रखते ही चौंक के बगैर न रह सका। लेडी मकलानस वहां पहले से मौजूद थी और मुझे हैरत हुई, इसलिए कि इसने मुझे अपनी आमद की कोई इतला नहीं दी। हस्बे मामूल वो इस वक्त भी उसी लिबास में नजर आ रही थी जिसमें मैंने उसे पहली बार देखा था। आप? मैंने तअज्जुब का इज़हार किया। हाँ मेरे अजीज, मैं 20 मिनट से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अपने आने की इतला कर दी होती तो मैं एयरपोर्ट पर। मुझे लॉन्ग रूट इख्तियार करने की आदत नहीं। वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी उसी की तरह पुर इसरार थी। मैं समझा नहीं। 20 मिनट पहले मैं मकलानस के असल में थी। उसने संजीदगी से जवाब दिया। अचानक तुम्हारा ख्याल आया तो यहाँ आ गई। क्या मतलब? मैंने हैरत से उसे घूरा। इसमें तअज्जुब या हैरत की क्या बात है? वो मेज पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए बोली। साइंस ने अब काफी तरक्की कर ली है। मुख्तलिफ शिवाओं के जरिए इंसान का कस और उसकी तहरीर एक लम्हे में हजारों मील का सफर तय कर सकती है, लेकिन साइंस की तरक्की भी अभी लेडी मकलानस के मुकाबले से कासर है। मैंने तुमसे कहा था कि वक्त, फासले और अदवार मेरे लिए कोई हकीकत नहीं रखते। मैं एक पल जाया किए बगैर लाखों मील के फासले भी तय कर सकती हूँ, और मेरी निगाहें हर गुजरे और आने वाले दौर में भी बिला रोक टोक झांक सकती हैं। क्या मेरी लाइब्रेरी देखने के बाद भी अभी तक तुम्हें मेरी सलाहियतों का यकीन नहीं आया? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इंसान, इस दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं। वो मेरी बात काटते हुए बोली। लोग बड़ी बड़ी तजर्बा गाहों में बैठे शपो रोज तस्खीर कायनात का जायजा ले रहे हैं, और तुम इस वक्त यहाँ मेरी मौजूदगी पर हैरत का इज़हार कर रहे हो। माइकल डी फास्टे या नास्टर्ड, इसकी मिसाल तुम्हारे सामने है। वो 16वीं सदी के आगाज में पैदा हुआ था, लेकिन उसने जो पेशगोइयां की वो हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हो रही हैं। क्या तुम्हारे मजहबी पेशवा और पैगम्बरान गैर मामूली बसीरत के मालिक नहीं थे, जो मखवी और बईद वाक़ियात का इल्म रखते थे? क्या तुमने अपनी किताबों में तिल्स्म सीमा के बारे में नहीं पढ़ा, जिसके जरिए रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर सकते हैं, और ऐसी अशिया जिनका हकीकत से कोई तलक ना हो लोगों को रोज़े रोशन में दिखला सकते हैं? और मैंने महज अपनी पुरअसरार कुव्वतों के जरिए खुद को पलक झपकते में हजारों मील का फासला तय करने के काबिल बना लिया है। इसमें चौंकने की भला क्या बात है? मेरी आंखें खुली हुई थीं और मैं हैरत से आंखें फाड़े
लेडी मकलानस को देख रहा था, जो अपनी सलाहियतों के एतबार से किसी अजूबे से कम नहीं थी। और फिर उस वक्त मेरी अक्ल दंग रह गई जब वारसी ने मेरे कमरे में कदम रखा था, लेकिन उसने लेडी मकलानस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और हकीकत मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो देवमालाई कहानियों से भी कहीं ज्यादा पुरअसरार है। यस मिस्टर वासी, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, कोई अहम फाइल डिस्कस करनी है? जी नहीं, आपके लिए सिर्फ एक पैगाम है, पांडे जी को फोन कर लें। वारसी चला गया तो फिर मैंने लेडी मकलानस की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 बातों की नसीहत करने की गर्ज से आई हूँ। वो बेहद संजीदगी से बोली, मेरी अजीम शख्सियत को कालका की हकीर मूर्ति और उसके दिलसम से मिलाने की हमाकत ना करो, और कोशिश करो कि खुद को सिर्फ अपनी दुनिया और अपने मफाद तक ही महदूद रखो। क्या मतलब? मुझे अफसोस है मेरे अजीज के चंद मजबूरियों के पेश नज़र मैं अपनी जुबान खोलकर दूसरी ज़वाल पजीर कुव्वतों को होशियार नहीं करना चाहती कि आप मेरी आइंदा जिंदगी के बारे में कोई पेश गोई नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा मुस्तकबल दोनों मेरे सामने खुली किताब की तरह हैं, लेकिन एक ऐसी कुव्वत भी है जो तमाम तर कुव्वतों से बाला तर है, और जब तक उसका इशारा ना हो कोई दूसरी कुव्वत अपनी जुबान नहीं खोल सकती, और जो ऐसा करने की कोशिश करती है उनकी सलाहियतें वापस छीन ली जाती हैं, उन्हें इबरतनाक हालात से 2-4 कर दिया जाता है। और आपने वादा किया था कि मेरे मफादात का ख्याल रखेंगी। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की, मुझे अपना वादा याद है, इसी गरज से इस वक्त मैं बजाते खुद तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया का कोई मर्ज ला इलाज नहीं, शर्त यह है कि मरीज बद परहेजी से गुरेज करे और अपने मुआलज की हदायत पर अमल करे, वरना फिर दवाएं उसके लिए कारगर साबित नहीं होती। लेडी मकलानस, क्या कालका इस वक्त हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही होगी? कालका पत्थर की एक बेजान और हकीर मूर्ति जो किसी मामूली खिलाने से ज्यादा हकीकत नहीं रखती। लेडी मकलानस ने गोल मोल अंदाज में जवाब दिया, और मैंने तुमसे वादा किया है कि उसकी रूह को भी कैद करके उसकी मूर्ति में मुंतकिल कर दूंगी, जो इस वक्त भी मेरी जमीन दोज लाइब्रेरी में शीशे के एक बक्स में मौजूद है, और मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर एतमाद नहीं तो कालका से कभी फरमाइश करना कि वो तुम्हें अपनी मूर्ति का दर्शन करा दे, या फिर लंदन अगर आकर तुम अपनी आंखों से मेरी बात की तस्दीक कर सकते हो। वो जाने के इरादे से खड़ी हुई तो मैंने जल्दी से पूछा, क्या मैं कालका के मशवरों पर अमल कर सकता हूँ कि वो मेरी मोहसिना है और मुतअद्दिद मौक़ों पर उसने मुझे मौत के मुंह से जाने के लिए बचाया है। मैं अब जा रही हूँ मेरे अजीज, मेरी दोनों नसीहतों को फरामोश ना करना। और हाँ, वो मुस्कुराई, अपने दफ्तर से मेरे जाने के सिर्फ 1 मिनट बाद तुम मुझे लंदन के नंबरों पर जरूर डायल करना, और तुम्हारी कॉल मैं बजाते खुद रिसीव करूंगी। और फिर वो कमरे से चली गई। लेडी मकलानस की आमद का तरीकेकार मेरी समझ से बाला तर था। उसने मुझसे जो बातें की थी वो भी पुरअसरार थीं, और मैंने उसकी बात की तस्दीक करने की खातिर ठीक 1 मिनट बाद उसे लंदन के नंबरों पर डायल किया, और दूसरी जन्म से लेडी मकलानस की आवाज़ सुनकर गंग रह गया। और मुझे मालूम था मेरे अजीज कि तुम ज़रूर मेरी बात की तस्दीक करोगे और मेरी नसीहतों का ख्याल रखना। फिलहाल मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहती, लेडी मकलानस ने सपाट लहजे में कहा, और फिर सिलसिला मुंतके हो गया। मैं इस वक्त खुद को तिरस में होश रबा का कोई जीता जागता करदार समझ रहा था, जिसके सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सलब करके उसे किसी वीरान और पुरअसरार जजीरे पर डाल दिया गया था, जहां दूर दूर तक लको दक मैदान के सिवा और कोई जीरू तक नजर नहीं आ रहा था, और जिससे मैं वापसी का रास्ता दरियाफ्त कर सकता। हालात और वाकयात ने एक बार फिर मेरे ज़हन के गोशों में लेडी मकलानस और कालका की पुरअसरार और नाकाबिले यकीन शख्सियतों को गुडमुड करना शुरू कर दिया। मैं डोर का कोई सिरा तलाश करने की कोशिश में मसरूफ था कि डायरेक्ट लाइन वाले फ़ोन की घंटी बजी, और मेरे ख्यालात का शिरादा मुंतशिर हो गया, और मैंने रसूल उठाकर कान से लगाया। दूसरी जन्म से पांडे की आवाज़ उभरी, मैंने कल से आज तक आपको 3 बार फ़ोन किया है। रात मेरी वापसी एक तकरीब की वजह से ताख़ीर से हुई थी। मैंने उस वक्त आपको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। आपके परेशान ना करने से क्या बनता है शहबाज साहबा, वो दूसरे तो मेरी जान ही के पीछे पड़ गए हैं। पांडे के लहजे में बड़ी परेशानी की झलक मौजूद थी। गोया अहम बात
कल शाम तकरीबन 5 बजे राजन का फोन आया था। उसने मुझे सिर्फ 15 दिनों की मोहलत दी है। अगर मैंने 15 दिनों के अंदर अंदर कारोबार उसके हाथों में फरोख्त करने का फैसला ना किया तो फिर हालात की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। पांडे ने बेबसी से कहा कि यह कैसा अन्याय है कि आप राजन की आवाज फोन पर पहले कभी सुन चुके हैं। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं, लेकिन उसने अपना नाम यही बताया था। हो सकता है कि राजन का महज नाम इस्तेमाल किया गया हो, फोन किसी और ने किया हो। फर्क क्या पड़ता है, बात तो एक ही है। क्या इसके हालात की जिम्मेदारी उसके सिलसिले में कोई खास धमकी भी दी है? हाँ, उसने कहा था कि मुझे हर कीमत पर उसके साथ सौदा करना पड़ेगा। वो मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार है, लेकिन इनकार की सूरत में वो मेरे कारोबार को बर्बाद करने से बाज नहीं आएगा। बात कुछ समझ में नहीं आ रही, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। अगर मुंह मांगी कीमत अदा कर सकते हैं तो कोई और कारोबार भी कर सकता है, और मुझे जमाए कारोबार की बात कुछ और ही होती है। फिर आपने क्या फैसला किया? मैंने इसी सिलसिले में मशवरा करने की खातिर आपको फोन किया था। क्या ये मुमकिन नहीं कि आप राजन से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लें? मैंने कहा, पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि कुछ आदमी आपने भी बुरे वक्तों के लिए रख छोड़े हैं। क्या वो आपके काम नहीं आ सकते? मैं बुज़दिल नहीं हूँ शहबाज साहब, लेकिन खतरों से हमेशा दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ। कारोबारी लोग वैसे भी थाने कचहरी से पनाह मांगते हैं, इसलिए कि बनी बनाई साख अगर एक बार खराब हो जाए तो दोबारा मुश्किल से ही ठीक होती है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक तरीका और भी है, मैंने मशवरा दिया। आप अपने कारोबार की कीमत मार्केट रेट से दुगनी लगा दें। अगर भूषण ही राजन के पुष्ट पनाही कर रहा है तो वो ये सौदा खत्म कर देगा। भूषण पर मैं पहले सिर्फ शुबा कर रहा था, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि राजन उसी के खोंटे पर उछल रहा है। उस यकीन की कोई माकूल वजह भी जरूर होगी। कल ही रात कोई 9 बजे के लगभग मुझे राजन या उसके नाम इस्तेमाल करने वाले ने दूसरी बार कॉल किया और पांडे ने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। दूसरा फोन आने से पहले मैंने भी यही फैसला किया था कि कारोबार की कीमत इतनी लगा दूं कि वह मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन अब बात और हो गई है। कल शाम मछीरों की बस्ती में किसी ने राजन के गिरोह के एक आदमी को मार दिया है और राजन मुझे इस वारदात का जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसका ख्याल है कि मैंने उसे वार्निंग देने की खातिर ये चाल चली है, और हकीकत क्या है मैंने जानबूझकर चुभे हुए लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे बशीरा माची या राजन के उस आदमी की मौत की इत्तला का कोई अफसोस नहीं हुआ जिसने मुझे मैनेजर से मिलाने का फर्ज पूरा करने की कोशिश की थी। शायद मौत ही उसका मुकद्दर बन गई थी, वरना मैंने उसे उसी की एमा पर उसे बेहोश करने की खातिर ऑटोमेटिक के दस्ते का इस्तेमाल किया था। और भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम कि राजन का वो आदमी कौन था और उसे किसने नरक में झोंक दिया। क्या राजन ने मरने वाले के सिलसिले में भी आपको कोई धमकी वगैरह दी है? हाँ, पांडे ने मुर्दा से अंदाज में जवाब दिया। उसने कहा है कि मैं कातिल को 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके हवाले कर दूं, वरना वो अपने एक बंदे का इंतकाम लेने की खातिर मेरे 4 खास और कार आमद आदमियों को मौत के घाट उतार देगा, और फिर उसके बाद मेरा अपना नंबर भी आ सकता है। कारोबार के सिलसिले में भी कोई बात हुई नहीं। वो का बच्चा फोन पर हजारों गंदी गंदी गालियां बक रहा था और आप उसे कारोबारी बात करने की जरूरत भी क्या है? क्या मतलब? जब वो हराम का जना मेरा क्रियाक्रम ही कर देगा तो सौदे की बात कौन करे? फिर क्या आप भी अपने राजन के खिलाफ अपने आदमी को इस्तेमाल नहीं करेंगे? अब मैंने कोई आखिरी फैसला नहीं किया, लेकिन जब मिनिश की जान पर बन जाए तो फिर उसे हाथ पांव तो हिलाने ही पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई जवाबी कार्रवाई करने से बेशतर आपको पुलिस को हालात से मतला कर देना चाहिए। पुलिस क्या करेगी? पांडे ने झल्लाकर कहा। भूषण की वजह से आपके मित्र सरार साहब को भी छुट्टी लेना पड़ गई है और राजन का नाम अखबार में आएगा तो भूषण की कमीनगी से भी मुझे ज्यादा खतरा लाक हो सकता है। आप राजन का नाम लिए बगैर भी रिपोर्ट करा सकते हैं, मैंने कहा। पुलिस रिकॉर्ड पर FIR दर्ज हो जाने के बाद आपकी पोजीशन कानूनी एतबार से बेहतर हो जाएगी और कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पांडे जी, मैंने कुछ सोचने के बाद कहा, आप मुझसे तमाम बातों पर क्यों मशवरा कर रहे हैं जबकि मोहिनी और कोमल वर्मा हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा करती रही हैं। मैं कोई रशी मशीन नहीं हूँ। काली ताकतों के आगे मनुष्य बेबस हो जाता है, लेकिन भगवान की सौगंध मैं आपको हमेशा से अपना मित्र समझता हूँ। मेरी एक बात मानेंगे? कहो। मुझे उस रात से आगाह कर दीजिए जो आप अपनी मौत के बाद बंद लिफाफे में पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं।
मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद सवाए अफसोस करने के और क्या बाकी रह जाएगा। मैं समझ रहा हूँ शहबाज साहब, लेकिन अभी मैंने उस सिलसिले में कोई आखिरी फैसला नहीं किया, मगर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके मशवरे पर जरूर ध्यान दूंगा। एक बात और, अगर आप मेरी बात मान लें तो शायद मैं भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने नदीम के मशवरे के पेश नजर कहा कि अब आप अपने आदमियों को अपने कारोबार की देखभाल पर लगा दें और उन्हें हर किस्म के इख्तियार सौंप दें, ताकि राजन या उसके आदमी आपके बिजनेस की तरफ नजर उठाकर ना देख सकें। रहा आपकी हिफाजत का मसला, तो उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। बड़ी कृपा है आपकी, मगर अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं, आपको ये मेरी बात मानना पड़ेगी। और मैंने फिर अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा कि आपको राजन का फोन नंबर मालूम है? हाँ, क्यों? ठीक 1 घंटे बाद आप उसे जलील करके फोन करके साफ साफ इनकार कर दें कि आपको उसके साथ कोई सौदा मंजूर नहीं, और ये कि अगर उसने आपकी तरफ नजर भी उठाई तो आप भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मगर फोन करने से पहले अपने आदमियों को कारोबार के सिलसिले में जरूरी हदायत देना ना भूलिएगा। जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा, मगर भूषण, उसकी जन्म से आप कोई चिंता ना करें। आप नहीं समझते शहबाज साहब, वो हराम का बीज किसी जहरीले नाग से भी ज्यादा खतरनाक है। पांडे ने अपने ख्याल का इजहार किया। हो सकता है कि मछलियों की बस्ती में होने वाला कत्ल उसी हरामीपन का हो, जिसके कारण वो राजन के जहन में मेरे खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रहा हो। दोगला आदमी हमेशा दोगली चाल चलता है। हो सकता है आपका अंदाजा दुरुस्त हो। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया और फिर कत्ल के मौजू को टालते हुए बोला, आप राजन को फोन करते वक्त इस पर किसी तरह खौफ का आधार नहीं होने देंगे। लहजा सख्त रखकर 2 टोक बात करें और उसके बाद मुझे जरूर बता दें कि आपके दरमियान क्या बातचीत हुई। वैसे बाई द वे, कि आप राजन का एड्रेस और फोन नंबर मुझे दे सकते हैं? क्यों नहीं, पांडे ने कहा, और फिर उसने मुझे पता और फोन नंबर दोनों लिखवा दिए। फोन बंद करने के बाद एक लम्हे तक ज़हनी तौर पर राजन और भूषण के बारे में मंसूबाबंदी करता रहा और फिर अपने दफ्तरी कामों में मसरूफ हो गया। दुबला पतला और दराज का दिनवार उसी तरह वारसी के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ दाएं बाएं लहरा रहा था, जैसे वो किसी भी लम्हे अपना तवाज़ुन खोकर फर्श पर ढेर हो जाएगा। वारसी उसे मुश्तबा नजरों से देख रहा था। नवार्द के सर के बाल उलझे हुए थे। शियो भी 3-4 दिन से नहीं किया गया और गहरे नीले रंग की जीन्स पर सुर्ख रंग की कमीज उसके ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। बज़ाहिर वो किसी पॉप म्यूजिक के हैंड का कोई नुमाइंदा महसूस हो रहा था। शायद नशा करने का आदी भी था, जो इस वक्त भी सरूर की कैफियत से 2-4 था। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से उल्टा हाथ उठाकर वारसी को सलाम किया और फिर इजाजत दिए बगैर ही कुर्सी पर ढेर हो गया। उसकी नींद व आंखों से भी यही महसूस हो रहा था कि वो इस वक्त भी तरंग में है। शायद वो नशा करने के मामले में सुबह शाम की तमीज और वक्त की बजाय सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक था, और अभी तक उसने वारसी से हम कलाम होने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। क्या मैं जनाब की तारीफ पूछ सकता हूँ? कुछ तवक्कुफ के बाद वारसी ने उसे सपाट और खुश्क लहजे में मुखातब किया। अब्दुल करीम, उसने भी बेपरवाही से जवाब दिया और फिर खुद को संभालते हुए बोला, ज्यादातर लोग मुझे सिर्फ करीम के नाम से जानते हैं। यहाँ आने की जहमत कैसे गवारा की? बेरोजगारी, वो शान उचकाए हुए मस्करों जैसे अंदाज में बोला। जहाँ भी जाता हूँ नो वैकेंसी का बोर्ड नजर आता है। काश मैं अंग्रेजी पढ़ना और लिखना जानता तो बेहतर था। आपका क्या ख्याल है? जनाब की तालीमी काबिलियत क्या है? सिर्फ MA तक पढ़ सका, उसके बाद जीप ने डॉक्टरेट करने की इजाजत नहीं दी। MA की डिग्री तो गालिबन उस वक्त भी आपकी जेब में पड़ी होगी, वारसी ने तंज किया। सॉरी, नवार्द ने अब्दुल करीम ने हकारत मीज मुस्कुराहट से जवाब दिया कि मैंने उसे WPB के हवाले कर दिया है। WPB, वारसी ने उसे घूरा। ये किसी बहुत बड़े इदारे का नाम मालूम होता है? जी नहीं, वो तलख अंदाज में मुस्कुराया। मेरा इशारा वेस्ट पेपर बास्केट की तरफ था। बहुत खूब, वारसी तलमला गया। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। सच कहा आपने, हीरे की कदर सिर्फ जोहरी जानता है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वारसी बकलक संजीदा हो गया। आप सिर्फ मुलाजमत दे दें, खिदमत मैं करूंगा। क्या आपने ऑफिस के बाहर नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं पढ़ा था? वो मासूमियत से बोला। उसे कि पढ़ने के बाद ही आप आने की जसारत की है।
मुझे अफसोस है, वारसी ने रुखाई से जवाब दिया। फिलहाल हमारे पास कोई मुलाजमत नहीं है। कुछ ले देकर काम चल सके तो मैं उसके लिए भी। मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त शायद होश में नहीं हैं। 2-4 वक्त फाके की नौबत उठाना पड़े तो इंसान दुनिया पर से बेजारी का नशा तारी हो जाता है। वो फलसफियाना अंदाज में बोला, और ये नशा भी बड़े काम की चीज है। वक्ती तौर पर हर ज़ी रूह को या तो बेनियाद कर देता है या फिर खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। नियादी या खुदकुशी, कितना तजाद है इन दोनों में। आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब कोई काम ना हो तो इंसान वक्त बर्बाद करने के सिवा। प्लीज, वारसी ने फैसला कुन अंदाज में उसका जुमला काटते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप तशरीफ ले जाएं और दूसरी सूरत में आप यकीनन अपने किसी चपड़ासी को बुलाकर मुझे दफ्तर से बाहर फिकवा देंगे। वारसी गुस्से से उठ खड़ा हुआ। आपका ख्याल दुरुस्त भी हो सकता है, इसलिए मुनासिब होगा कि कोई तगड़ी सिफारिश चलेगी। नवार्द के लहजे में गहरा तंज था और वारसी के दिल में यही आई कि उसे मगज खपाने से बेहतर है कि वो वाकई किसी चपड़ासी को बुलाकर उसे बाहर निकलवा दे। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसके अपने चपड़ासी ने किसी नवार्द को इजाजत मिले बगैर अंदर क्यों भेज दिया और किसी गार्ड ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इन ख्यालात के ज़हन में आते ही वारसी के वजूद के अंदर खतरे के अलार्म बजने शुरू हो गए। बोशर के जाने के बाद उसकी हिफाजती जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। नवार्द दुश्मन का कोई कारिंदा भी हो सकता है और वारसी जल्लाकर खड़े होने के बावजूद बड़ी डटाई से कुर्सी पर धरना जमाए बैठा था। लेकिन उससे बेशतर कि वारसी कोई सख्त कदम उठाता। उसने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर वारसी के सामने मेज पर डाल दिया। वारसी को मजबूरन अपना गुस्सा जब्त करना पड़ा, इसलिए कि वो कार्ड नदीम का था और जिसकी पुश्त पर दस्तखत भी मौजूद थे, जिन्हें वारसी अच्छी तरह पहचानता था। कार्ड शहबाज के नाम था। पैगाम सिर्फ इतना था कि कार्ड लाने वाले को मुलाजम रख लो, शुक्रिया। आप ये कार्ड पहले भी दिखा सकते थे। वारसी ने अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए नरम लहजे में कहा, और मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपके नियाद हासिल कर लिए जाएं और मुलाजमत के बाद गालबन सबसे ज्यादा वास्ता आप ही से रहेगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बास आपको आउटडोर ड्यूटी पर मामूर कर दें और आपको मिस्टर आबद के अंडर काम करना पड़े। ये शहबाज साहब किस किस्म के आदमी हैं? नवार्द या अब्दुल करीम ने राजदारी से पूछा और फिर वजाहत करते हुए बोला, दरअसल मैं सुबह जरा देर से उठने का आदी हूँ, तशरीफ लाइए। वारसी ने इस अहमकाना बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उठते हुए बोला, मैं आपको बास तक पहुँचा देता हूँ। शुक्रिया। वो बड़े मुजमल अंदाज में कुर्सी से उठकर वारसी के साथ हो लिया। वारसी को हैरत थी कि नदीम ने ऐसे अव्वल जलूल आदमी की सिफारिश किस वजह से की और मेरे कमरे में दाखिल होने के बाद वारसी ने तमाम तफसील शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई और फिर नवार्द को अंदर बुला लिया। मैंने नदीम का कार्ड और पैगाम पढ़ने के बाद नवार्द की जानब देखा तो उसकी कैफियत भी वारसी के बयान से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। आप नदीम को किस तरह जानते हैं? एक ही शहर में रहता हूँ, इसलिए अलैक सलैक हो गई। नवार्द ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। वाकफियत ना होती तो शायद ये मुझे ना मिलता, और अगर ये कार्ड मुझे ना मिलता तो शायद मुलाजमत। पहले आप कहाँ मुलाजम थे? मैंने उसका जुमला काटते हुए संजीदगी से पूछा। ये पहला इत्तेफाक होगा, उसने बदस्तूर बेपरवाही से जवाब दिया। आप किस किस्म का काम आसानी से कर सकते हैं? मैंने उसे महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन बर्दाश्त करते हुए दरियाफ्त किया। अगर नदीम ने उसकी सिफारिश ना की होती तो मैं उसे एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप कोई भी काम दे दें, मेरे अंदर पिकअप करने की सलाहियत मौजूद है। इस बार उसने पहली बार संजीदगी इख्तियार की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिलने पाए। वैसे मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ और कई मुकाबलों में इनामात भी हासिल कर चुका हूँ, और मैंने उसे बहुत गौर से देखा। मुझे शुबह सा हो रहा था कि मैं उसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ, कहाँ ये याद नहीं आ रहा था, और एक लम्हे को मेरे जहन में मास्टर की का तस्वर उभरा। लेकिन फिर मैंने अपने इस ख्याल की नफी करनी पड़ी, इसलिए कि नवार्द की आंखों में वो चमक नहीं थी जो मास्टर की शख्सियत की इनफरादियत थी।
मैं जरूरतमंद हूँ सर, उसने मुझे खामोश देकर मुल्तियाना अंदाज में कहा। मुझे मायूस ना कीजिएगा। ठीक है, आप कल से काम पर आ जाएं। मैं नदीम से बात करने के बाद आपको किसी मुनासिब काम पर लगा दूंगा। शुक्रिया सर। नाम क्या है आपका? मैंने रस्मी सा सवाल किया। अब्दुल करीम, लेकिन मुझे सिर्फ करीम अच्छा लगता है। तालीमी पोजीशन क्या है? हालात नासाजगार थे सर, इसीलिए उसने वारसी को किन अखियों से देखते हुए तभी जबान में जवाब दिया। मैट्रिक बेमुश्किल कर सका हूँ। ठीक है, आप कल आ जाएं। और जवाब में करीम ने फौजियों के अंदाज में पांव जोड़कर सैल्यूट किया और फिर ऑफिस से बाहर निकल गया। और वारसी एक बार फिर उसके टाइप के बारे में गौर करने लगा। और ठीक 2 घंटे बाद मुझे पांडे का फोन मिला। वो आवाज ही से नर्वस मालूम हो रहा था। कि आपने राजन को अपने आखिरी फैसले से आगाह कर दिया? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। हाँ, और फिर क्या जवाब दिया उसने? उस हरामी ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं अपने क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लूं और 4 रोज के अंदर अंदर वो मुझे शमशान घाट उतार देगा। आपने अपने आदमियों को कारोबारी के अमूर के सिलसिले में मुहाफिज कर दिया है और वह पूरी तरह चौकस हैं। उसके अलावा मैंने एक मुजरिम आदमी को राजन के पीछे भी लगा दिया है ताकि वो जहां भी नजर आए उसे गोली मार दी जाए। गुड। मैंने पांडे का हौसला बढ़ाने की खातिर उसे सराहा। आपने दुरुस्त कदम उठाया है। मुझे अपनी या कारोबार की कोई चिंता नहीं है शहबाज साहब। सिर्फ ये सोचता हूँ कि मेरे बाद निर्मल का क्या बनेगा। आप शायद नहीं जानते कि मेरे सिवा उस धरती पर उसका कोई सहारा नहीं। पांडे जी, मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या दुश्मनों ने आपको खत्म करने के बाद निर्मल देवी के साथ कोई बुरा सलूक करने की धमकी तो नहीं दी? आपने ये नतीजा कैसे निकाल लिया? पांडे के लहजे में तजस्सुस था। आप ये भी इकबाल कर लें कि आप यही पैगाम बंद लिफाफे में अपनी मौत के बाद पुलिस तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने तेजी से कहा, और आप बिजनेसमैन में आने की बजाय अगर पुलिस के महकमे में रहते तो ज्यादा कारआमद हो सकते थे। पांडे ने जवाब दिया, मैं जो पैगाम बंद लिफाफे में आपके हवाले करना चाहता हूं, और निर्मल भी उसका हिस्सा जरूर है। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा।